everyone. Today we will discuss the solution of June 2023 paper of Physiology and Biochemistry. So the first question is fill in the blanks. Dash hydrolyzes the ester bonds in fats. अगर आप फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ोगे तब आप देखोगे कि वहाँ पे एंजाइम है थायोएस्टरेज जो एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोलाइज करता है. The myelin sheath of the axon of neuron is not continuous and possesses tiny uninsulated called nodes of Ranvier. अगर आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा हो तो जहाँ एक्सॉन होता है यहाँ पे माइलिन शीथ है, जहाँ पे ये गैप्स है माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इसको हम क्या नेम देते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर. डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव जेड लाइन, मसल सेल का, मसल फाइबर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दो जेड लाइंस के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है वो एक पूरा यूनिट होता है विच इज नोन एज सार्कोमेर. ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग इज fructose 6 phosphate is irreversibly phosphorylated into fructose 1,6 biphosphate. कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? PFK, दैट इज phosphofructokinase. एनिमल्स दैट एक्सक्रीट मोस्टली यूरिक एसिड, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. सो एसीटोएसिटेट है कीटोन बॉडी. ग्लूटामाइन में डीहाइड्रोजनेस, ये जो एंजाइम है ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जब प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स बनते हैं. उसके बाद हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है पेसमेकर. एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं वो काम करते हैं मॉड्यूलेटर की तरह, क्योंकि वो एंजाइम रेगुलेशन में, ये एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं. और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है दैट इज वैसोप्रेसिन. The next question is short note on synaptic transmission and fate of pyruvate. Fate of pyruvate और इससे related और भी जो biochemical reactions हैं उसकी videos मैं already बना चुकी हूँ. I'll put the link in the description. And moving to the synaptic transmission, कि synapse में जो transmission है वो कैसे होता है. Information passes across a synapse in two ways. सबसे पहले बेटा आपको ये समझने की जरूरत है synapse होता क्या है. ये न्यूरॉन है, ठीक है. न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, आई गेस आप लोगों को पता ही होगा. अब यहाँ पे जो भी नेक्स्ट सेल है, इट कुड बी अ मसल सेल और इट कुड बी अ न्यूरॉन, इसके बीच में ये गैप बन रहा है और ये जो गैप है वो क्या है? साइनैप्स. तो न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है. मसल सेल तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? क्योंकि बीच में गैप है. किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंटिन्यू होने के लिए उसका पाथ कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर पाथ ब्रेक हो गया, अगर वहाँ पे पाथ के बीच में गैप आ गया, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और यहाँ पे गैप आ गया, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये नर्व एंडिंग्स हैं उनसे केमिकल रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरो, और वो न्यूरो जो सेम सिग्नल है या सेम रिस्पॉन्स है वो जनरेट करते हैं नेक्स्ट सेल के अंदर. ठीक है. मेनली ये जो ट्रांसमिशन है जो साइनैप्स पे हो रहा है, इट अकर्स थ्रू केमिकल ट्रांसमिशन, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर्स की हेल्प से. लेकिन उसके अलावा भी कुछ केसेस, बहुत कम कंडीशन ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन भी हमें दिखता है. और वो कैसे दिखता है, लेट अस सी. So basically, information passes across a synapse in two ways, chemically and electrically. Chemically transmission is, however, more common and takes place through chemicals called neurotransmitters. The end of the axon terminals are known as synaptic knobs or buttons. तो जो axon के जो end होते हैं, जो nerve ending है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? synaptic knobs. The membrane of these synaptic knobs do not touch the membrane of the other cell. ये जो nerve endings है, nerve ending के जो synaptic knobs हैं, ये next cell के contact के अंदर नहीं है, but are separated by a narrow space which is nearly 20 nanometer and are known as synaptic cleft. तो ये जो space है, जो gap है, उसको हम technically क्या बोल रहे हैं? synaptic cleft. The sending cell with the axon knob is referred to as presynaptic neuron and the dendrite of the other cell with which it communicates is the postsynaptic. तो basically बीच में जो gap है उसको हमने बोल दिया synaptic cleft. जो उससे पहले वाला सेल है उसको हम बोल रहे हैं presynaptic. ठीक है. और जो उसके बाद वाला सेल है उसके लिए हम वर्ड रेफर कर रहे हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट साइनैप्टिक सेल. So, postsynaptic neuron. The synaptic knob contain a large number of small vesicles that are usually 30 to 80 nm in diameter. These vesicles enclose the neurotransmitter. Neurotransmitter जहाँ पे भी बनता है, जैसे सेल बॉडी में बन रहा है, एक्सॉन में बन रहा है, वो सारा स्टोर होगा इन वेसिकल्स के अंदर. ठीक है. और ये वेसिकल से फिर वो रिलीज होगा. The neurotransmitter molecules are synthesized in the Golgi apparatus in the soma. Soma means cell body, and transported to the presynaptic terminal by the current flow in the axon. For example, acetylcholine, which is a very common neurotransmitter, is synthesized from choline and acetyl coenzyme A, the reaction being catalyzed by the enzyme choline acetyl transferase. The whole neurotransmitter content of a vesicle represent one quantum of neurotransmitter. एक वेसिकल के अंदर जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? वन क्वांटम ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. The postsynaptic membrane has molecular receptors that specifically interact with the released neurotransmitter molecules. Binding of the neurotransmitter molecules with the receptor on ligand-gated ion channel causes changes in the membrane permeability. तो basically क्या हो रहा है, मान लो ये nerve ending थी,
यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर में रिलीज होगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद जो नेक्स्ट सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर्स है, और वो जो रिसेप्टर्स है ना वो गेटेड चैनल्स है, ठीक है। तो अगर आप ये वाली लाइन दोबारा देखो, हैज मॉलिक्यूलर रिसेप्टर दैट स्पेसिफिकली इंटरैक्ट विद द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल विद द रिसेप्टर ऑन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल कॉजेज चेंजेस इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। जब यहाँ पे आके वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा, इसकी गेटेड चैनल की परमेबिलिटी चेंज होगी और उसको अलाउ कर देगी अंदर मूव करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ केमिकल ट्रांसमिशन टुक प्लेस। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की, द मोड ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हाउएवर इन्वॉल्व डायरेक्ट स्प्रेड ऑफ आयनिक करंट। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का मतलब ही यही है कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो एक न्यूरॉन के अंदर फ्लो कर रहा था वो ही कंटिन्यूसली नेक्स्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट सेल के अंदर भी जा रहे हैं, फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू डीपोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक सेल। वो प्री साइनेप्टिक सेल से, जो साइनेप्स से पहले वाला सेल है, उससे सीधा सीधा ट्रांसफर हो रहा है साइनेप्स के बाद वाले सेल में, और बाद वाले सेल को वो डीपोलराइज कर रहा है। That would generate an electric potential. In an electrical synapse, the extracellular space between presynaptic and postsynaptic membrane is reduced. यहाँ पे जो दोनों के बीच का गैप है वो बहुत कम होता है। नॉर्मली हमने देखा 20 नैनोमीटर होता है, लेकिन यहाँ जो गैप है वो 2 नैनोमीटर है, मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन वेरी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड। Furthermore, the cleft width 2 to 3 नैनोमीटर is bridged by large tubular protein. तो बेसिकली बेटा क्या हो रहा है, मान लो ये एक सेल है प्री साइनेप्टिक, यहाँ पे बहुत कम गैप पे है पोस्ट साइनेप्टिक सेल। अब इनके बीच में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कभी भी गैप को क्रॉस नहीं करते, तो यहाँ पे ना इस सेल के एक्सटेंशन या इस सेल के एक्सटेंशन में ना ट्यूबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है जो ब्रिज का काम कर रहे हैं। इन प्रोटीन्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो नेक्स्ट सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे गैप बहुत कम है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, प्लस कुछ ट्यूबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। सो बेसिकली is greatly reduced, making the cell membrane more closely approximated. The cleft width 2 to 3 nanometer is bridged by large tubular protein. जो cleft की width है, जो synapse की width है, वो 2 to 3 nanometer है, और उसके बीच में bridge का काम कौन कर रहे हैं, बड़े बड़े tubular proteins which are embedded in the presynaptic and postsynaptic membranes, thus providing channels such as gap junctions through which inorganic ions can pass. This is an indicative of some cytoplasmic continuity. These structural features make it possible for the current to flow from presynaptic to postsynaptic side, and there is essentially no delay in the potential changes in presynaptic and postsynaptic neuron, making the electrical signal continuous. क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो कंटिन्यूस ही होने चाहिए, तो इसकी वजह से क्योंकि वहाँ पे गैप जो है वो ब्रिज हो रहा है कुछ ट्यूबुलर प्रोटीन की वजह से, आयन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं और डीपोलराइजेशन कॉज कर रहे हैं नेक्स्ट सेल की। सो ड्यू टू विच दिस ट्रांसमिशन इज कंटिन्यूस। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है केमिकल ट्रांसमिशन का। तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है न्यूरॉन के साइनेप्टिक वेसिकल, जो साइनेप्टिक नॉब होती है, यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट है जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर्ड है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट सेल, जहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट्स दिखाई हुई है ये रिसेप्टर्स हैं। अगर हम इसको देखें तो ये जो रिसेप्टर्स है, अगर आप पहले देखो यहाँ से जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो रिलीज होगा, यहाँ पे जो चैनल है वो क्लोज है, लेकिन जब ये इसके साथ न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये जो गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली होता है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ब्लड इज ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू इन क्लोज ट्यूब्स और वेसल्स, ब्लड कभी भी किन्हीं कैविटीज़ में स्पेसेस में फुल्ली फ्लश्ड नहीं है। तो ये होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो ट्यूब्स और वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट से ब्लड पंप होगा एंड इवेंचुअली ट्यूब्स में फ्लो करते हुए और अदरवाइज वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर फ्लश हो जाएगा कि बॉडी की जो सीलो में कैविटी है वहाँ पर पूरा ब्लड जो है वो फ्लश हो गया। सो दिस इज the basic difference. Open circulatory system में in many vertebrates the circulation of blood or fluid is aided by heart which pumps the blood or fluid into the main vessel. तो जो हार्ट है उसने ब्लड को पंप करा, the main vessel जो मेन ट्यूब है वो empties its content into open fluid spaces. वो जो वेसल है जिसके अंदर से ब्लड जा रहा था उसने वो ब्लड को पूरा एक खाली जगह पे पोर कर दिया। Thus the tissues and organs lie directly in the blood filled sinuses. और ये जो स्पेसेस है, जो कैविटीज है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, साइनसेस या फिर लैक्यूने। और ये जितने भी टिश्यूज अब उसके आसपास हैं वो सारे ब्लड फिल्ड साइनसेस के अंदर पूरे बाथड है। इन सच केसेस द ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ। इस केसेस में ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ, बिकॉज इट मिक्सेस विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, लिम्फ होता है, उसके साथ ये पूरा मिक्स हो गया, तो ब्लड और लिम्फ दोनों मिक्स हो गए, इसलिए दिस इज नोन एज हीमोलिम्फ। द हीमोलिम्फ इज दस कन्फाइंड टू वेसल्स फॉर ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स सर्किट थ्रू द बॉडी।
तो वेसल्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर ये सिर्फ कुछ पार्ट के लिए, कुछ टाइम, कुछ इंटरवल के लिए था कि ये वेसल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, एंड फिर ये बॉडी की कैविटी के अंदर पूरा फ्लैश आउट हो जाते हैं, पूरा पंप हो जाते हैं, ठीक है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमने कहा इन्वर्टेब्रेट्स में, तो इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो ब्लड कैविटी है, जो सीलोम होता है, वो पूरा ब्लड फिल्ड होता है, जिसको हम हीमोसील भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन एनिमल्स दैट हैव अ हार्ट, द सर्कुलेटिंग फ्लूइड और ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द हार्ट विद इन चैनल्स और वेसल्स। अब हार्ट जो ब्लड जो है वो हार्ट से निकलेगा और चैनल्स, वेसल या ट्यूब्स के थ्रू ही वो एक जगह से दूसरी जगह पे सर्कुलेट होगा एंड इवेंचुअली रिटर्न्स टू द हार्ट फॉर रीसर्कुलेशन। और ब्लड जब वापस भी आ रहा है तो भी वो पूरा ट्यूब्स के थ्रू ही आ रहा है। Vertebrates and several invertebrates like annelids, cephalopods, echinoderms possess such a system. In them, blood and lymph are pumped by the heart and carried through a system of elastic tubes. तो blood heart से पंप होगा, ट्यूब्स में आपको भी पता है arteries, veins और capillaries में ट्रैवल करता है। blood जब हार्ट से जा रहा है तो the blood vessels which carries the blood away from the heart are known as artery, और जब वापस लेकर आती है तो कौन सी blood vessels बोलते हैं हम उन्हें? veins। और blood किसी भी इंटरवल में इन ट्यूब से बाहर नहीं निकलता। Since blood remain in the closed system, so this is known as closed circulatory सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइकोजेनिन और ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ये दोनों ही जो एंजाइम्स है बेटा, ये इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको पता हो तो ग्लूकोज क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर हो रहा होता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे ये दोनों एंजाइम्स काम आ रहे हैं। सो बेसिकली यूडीपी ग्लूकोज इज एक्टिवेटेड ग्लूकोज डोनर फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस। बोथ ग्लाइकोजेनिन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस एड ग्लूकोज रेसिड्यूज फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ प्राइमर या ग्लाइकोजन। तो बेसिकली ये दोनों ही एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ग्लाइकोजन की चेन में, उसकी ग्लाइकोजन की चेन को इलोंगेट करने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्लाइकोजेनिन जो है वो एक ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है, मतलब जो ग्लूकोज को ट्रांसफर कर रहा है, दैट कैन इनिशिएट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनिशिएट कर रहा है, मतलब कि स्टार्ट कर रहा है। इट कैन ऐड अप टू 8 ग्लूकोज रेसिड्यूज। ये मैक्सिमम 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है। द फर्स्ट वन इज अटैच कोवेलेंटली टू द फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ऑफ टायरोसिन। वेराज ग्लाइकोजन सिंथेस की बात करें तो इट इज़ अ चेन इलोंगेटिंग एंजाइम। ये इनिशिएट नहीं कर रहा, ये रिएक्शन को, ये उस कन्वर्जन को कंटिन्यू कर रही है, उस चेन को बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? दे ऐड ग्लूकोज रेसिड्यूज फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द प्राइमर, और ये ग्लूकोज रेसिड्यूज को ऐड कर रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड पे। तो और ये जो है ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एंड करता है। द पॉलीमर हैज अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख ग्लूकोज रेसिड्यूज। तो ये नियरली 6 लाख ग्लूकोज रेसिड्यूज को ऐड करता है। वेयर ग्लाइकोजेनिन जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है और नियरली 8 to 10 रेसिड्यूज ही ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल वाइटामिन। अगर हम वाइटामिन की बात करें तो वाइटामिन को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। दिस क्लासिफिकेशन डिफाइंस whether they function in the body, where they function in the body. Water soluble vitamins act in the cytosol of cell or in extracellular fluid such as blood, whereas fat soluble vitamins तो हैं जो वो फैट्स में ही रहेंगे, तो वो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के जो लिपिड लेयर होती है उनके साथ इनक्लोज रहते हैं और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज या ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है? जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाए। फैट सोल्यूबल का मतलब क्या है? जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो रहे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, लिपिड्स के अंदर, फैट्स के अंदर, उनके अंदर डिजॉल्व होते हैं। देर आर टोटल 13 विटामिन, 4 आर फैट सोल्यूबल, दैट इज A, D, E and K, and the other 9 are water soluble, whether it is thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, biotin, etc. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर इजीली एक्सक्रीटेड आउट बाय यूरिन, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी बॉडी के फ्लूइड में वाटर के अंदर ये डिजॉल्व है, तो यूरिन के साथ भी एक्सक्रीट हो रही है। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, वेयर एज फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी एंड देयर एक्सेस अमाउंट कैन लीड टू मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी। द नेक्स्ट इज ए एंड आई बैंड ऑफ माइक्रोफाइबर। तो बेसिकली जो मायोफिलामेंट्स होते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं रिपीटेड यूनिट में, एंड दैट यूनिट इज नोन एज सार्कोमेर। दे आर अरेंज एंड टू एंड एंड एन फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का जो फंक्शनल यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेर। द डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट एंड साइज ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट गिव द माइक्रोफाइबर इट्स टिपिकल बैंडेड और स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। जो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं या जो मसल फाइबर्स होते हैं वो हमें स्ट्रिएटेड लगते हैं, कहीं से लाइट कहीं से डार्क। तो वो जो लाइट और डार्क बैंड है वो उनकी प्रोटीन अरेंजमेंट की वजह से आ रहे हैं। सो बेसिकली दीज कैन बी सीन एज ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स। द डार्क बैंड्स आर नोन एज ए बैंड्स, whereas द लाइट बैंड्स आर नोन एज आई बैंड्स। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो, ये एक पूरा सार्कोमेर है, अभी हमने फिलअप में भी पढ़ा था, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का, ठीक है। तो ये आपकी एक जेड लाइन है, ये आपकी दूसरी जेड लाइन है। इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है, दैट इज एम लाइन। जहाँ पे आप देख रहे हो दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसको हम बोल रहे हैं जोन ऑफ ओवरलैप, क्योंकि यहाँ पे आपको पिंक लाइन्स भी नजर आ रही होंगी और उसके बीच में ब्लू लाइन्स भी नजर आ रही होंगी। दैट मीन्स यहाँ पे दो तरीके के प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है,
ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटीन प्रेजेंट है इसलिए ये क्या अपीयर होता है, डार्क अपीयर होता है। वेयर एज जो ये वाला पार्ट है दिस इज नोन एज आई बैंड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो लाइट होती है। तो यहाँ पे लाइट बैंड है, बीच में डार्क बैंड है। डार्क बैंड के अंदर भी दो रीजन है, एक एच बैंड और एक एम लाइन। एम लाइन जो है वो सेंटर वाला पोर्शन है विच इज वहाँ पे जो एक टाइप के प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं है, बीच का एक बैंडेड अपीयरेंस, ठीक है। सो बेसिकली ये रहा स्ट्रक्चर। ए बैंड ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स कंटेन मायोसिन फिलामेंट, तो ए बैंड के अंदर मायोसिन प्रेजेंट है सेंटर में, एंड द ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, और साथ में एक्टिन भी ओवरलैप हो रहा है। द लेंथ ऑफ द ए बैंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट। जो ए बैंड की जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, मायोसिन फिलामेंट की। मायोसिन फिलामेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा जो पिंक स्ट्रेच आ रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा मायोसिन फिलामेंट है। और बीच बीच में जो ब्लू लाइंस आ रही हैं वो आपका हो गया, जूम नहीं हो रहा, अगर आप यहाँ देखोगे तो जो बीच बीच में ब्लू लाइंस आ रही है वो ब्लू लाइंस बेटा प्रेजेंट है किस चीज़ की, एक्टिन की। और ये जो पिंक वाली लाइन आ रही है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो दिस इज मायोसिन फिलामेंट, ओके। The length of A band is equal to the length of myosin filament and can be further divided into three regions. The central M line is made up of protein that connect all the myosin filament. These proteins stabilize the position of myosin fiber. The edge zone in the resting sarcomere is slightly lighter on each side of the M line. जो edge zone है वो थोड़ी सी light होती है. This zone contain only myosin but no actin. और zone of overlapping जो thick zone है वहाँ पे thick और thin मतलब actin और myosin दोनों ही present है. Whereas I band contains only actin filament and extend between the A band और वन सार्कोमेर टू ए बैंड ऑफ द नेक्स्ट सार्कोमेर। तो ये एक ए बैंड से लेकर दूसरे ए बैंड तक, जैसे यहाँ से शुरू हो रही है फिर नेक्स्ट इधर ए बैंड स्टार्ट होगा वहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ए बैंड के अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है हमारी एम लाइन, दूसरी प्रेजेंट है ये एच जोन, और तीसरी प्रेजेंट है जोन ऑफ ओवरलैप, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो ये एच बैंड दिखाया हुआ है तो ये जो बीच का लाइट पार्ट है दिस इज एच बैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अगेन द पिक्चर ए बैंड आई बैंड की, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, आपको इजी लैंग्वेज में मिलेगा। नेक्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड हम कर चुके हैं, यूरिया साइकिल भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन प्रोडक्शन इन नेफ्रॉन। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, थ्री मेन प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल यूरिन फॉर्मेशन। तीन मेन प्रोसेसेस होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो तीन प्रोसेसेस होता है। सबसे पहले फिल्टरेशन, नेक्स्ट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये इनको हाईलाइटेड पॉइंट्स की तरह प्लीज़ ज़रूर याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन। ब्लड जो है वो नेफ्रॉन तक आ रहा है और वहाँ पे आके जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड वेस्ट वगैरह है वो सारा उसके अंदर पोर कर देता है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें, just a second. So this is the diagram, glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion। तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो आ रही है, यहाँ से ब्लड आ रहा है और वापस जा रहा है, ठीक है। और लेकिन जब वो आ रहा है तो उसके जब वो ये पास कर रहा है तो मेम्ब्रेन से जितना भी एक्सेस वेस्ट वाटर और ग्लूकोज वगैरह है वो सब यहाँ पोर हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद जब वो इन ट्यूब्यूल्स में मूव कर रहा है तो हो रहा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जितना भी यूजफुल मटीरियल है, मे बी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में, हम ज़्यादा पानी नहीं पी रहे, हमारी बॉडी के अंदर वाटर नहीं है, तो वाटर को प्रिवेंट करने के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन या सॉल्ट्स ग्लूकोज कुछ विटामिन वगैरह जो भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन जो वेस्ट है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, जैसे क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद फिर आ जाता है लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में होता है कि जो सिक्रीशन हो रही है ट्यूब्स के थ्रू वो यहाँ पे मटीरियल को ऐड ऑन करती है, ठीक है। सो बेसिकली तीन मेन प्रोसेसेस यहाँ पे हो रही है विच यू हैव टू रिमेंबर। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू फॉर्म एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट इन द बाउमन्स कैप्सूल, तो वो जो आपने सी शेप स्ट्रक्चर देखा था उसको हम क्या बोलते हैं, बाउमन्स कैप्सूल। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अबाउट 99% ऑफ वाटर एंड अदर सॉल्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्ट्रेट लीविंग बिहाइंड वेस्ट मटीरियल सच एज यूरिया। तो वेस्ट को छोड़ के 99% ऑफ वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, ये सारी चीज़ें जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर वापस हमारे ब्लड में, हमारी सर्कुलेशन में आ जाती है। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेज वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। In addition, some substances are formed in the tubular cells and in the lumen that assist in the formation of nitrogenous waste। तो ट्यूब्स के अंदर, ट्यूबुलर सेल्स के अंदर या ल्यूमन के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को और ऐड ऑन कर देते हैं या ट्यूबुलर के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको ऐड ऑन कर देते हैं।
So the nephron is the functional unit of kidney which actively filters blood and generate urine. The nephron filter and exchange water and solute. Nephron क्या करता है, filter करता है water को, solute को, with two sets of blood vessels and tissue fluids in the kidney. तो glomerulus की बात करें, glomerulus क्या है? It is a capillary blood that filters blood principally based on particle size. देखो बेटा, ये है हमारा Bowman's capsule, ठीक है। इसके अंदर वो जो ब्लड नेटवर्क जो ब्लड वेसल आ रही थी, तो यहाँ पूरा एक मैश ऑफ ब्लड वेसल्स बन जाता है जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। प्लीज इग्नोर द हैंड राइटिंग। अब यहाँ से जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है उसके होल्स छोटे छोटे होंगे, तो यहाँ से सिर्फ पार्टिकल साइज के बेसिस पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकें। तो एक चीज़ याद रखना, अंडर नॉर्मल कंडीशन यहाँ से प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कभी भी पास नहीं करेंगे। तो यूरिन के अंदर सेल्स का आना, प्रोटीन्स का आना, ये एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होती है, द फिल्टरेट इज कैप्चर्ड बाय बॉमन्स कैप्सूल। वो जो फिल्टरेट ग्लोमेरुलस से निकला, जो ब्लड वेसल से निकला, वो कहाँ आ गया, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। एंड इज डायरेक्टेड टू पीसीटी, और फिर वो कहाँ चला गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। द फिल्टरेट दैट एंटर्स पीसीटी वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ सल्यूट, सेवरल सब्सटेंसेज एंड वाटर अकर। तो यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इन द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर आई गेस आपको स्ट्रक्चर पता होगा, यहाँ पे होता है पीसीटी, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ये कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये सारा चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये एक नेफ्रॉन का बेसिक डायग्राम है जो हम क्लास 10 से करते हुए आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। द फिल्ट्रेट एंटर्स द पीसीटी वेयर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ सल्यूट, several substances, water, and occur in the descending and ascending limbs of loop of Henle. Absorption and secretion continue in DCT, distal में भी हो रही है, but to a lesser extent, क्योंकि जब तक वो DCT में जाता है, तब जब तक वो एंड ऑफ द ट्यूब्यूल के पार्ट में जा रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है, तो ऑब्वियसली डिस्टल पार्ट तक पहुंचते पहुंचते जो रीअब्जॉर्प्शन का अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है। ईच कलेक्टिंग डक्ट collects forming urine from several nephron and respond to posterior pituitary ADH। जो यूरिन सिक्रीशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, वो ऑब्वियसली हमारे हार्मोनल कंट्रोल में ही चलती है। सो एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, वैसोप्रेसिन, उसके कंट्रोल में फिर ये जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो रिलीज होगा, इंसर्टिंग एक्वापोरिंग वाटर चैनल इनटू द सेल मेम्ब्रेन टू फाइन ट्यून वाटर रिकवरी। तो अगर हम सबसे पहली बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, तो ग्लोमेरुलस इज वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन व्हेन द फ्लूइड फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड। तो ब्लड के अंदर का जो फ्लूइड था वो फिल्टर होकर कहाँ जा रहा है, ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में जब वो एंटर कर गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। फिल्टरेट जो होता है वो लिक्विड होता है आफ्टर लीविंग द ब्लड स्ट्रीम एक्सेप्ट फॉर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब कि इस फिल्टरेट के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब कि सेल्स वगैरह नहीं होते, और प्रोटीन भी नहीं होता। इट encompasses ऑल केमिकल्स इन द ब्लड। इसके अंदर ब्लड के अंदर के जो केमिकल थे वो फिल्टर होकर आए होते हैं, लाइक वाटर, ग्लूकोज, आयन, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस एक्सेट्रा आर ऑल फाउंड हियर। Water and other solutes are forced out of the circulation into the Bowman's capsule by high blood pressure in the glomerulus। glomerulus के प्रेशर की वजह से इनको धीरे धीरे करके सर्कुलेशन से बाहर निकाला जाता है। The high blood pressure is due to the afferent arteriole being more prominent than efferent arteriole। It is a non-energy using method। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ द सर्कुलेशन, तो बेसिकली अगर आप देखो बेटा, ये बॉमन्स कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ग्लोमेरुलस का नेटवर्क, जो ये ब्लड वेसल आ रही है और जा रही है, जो ब्लड वेसल आ रही है उसको हम बोल रहे हैं एफरेंट आर्टरियोल। जो ब्लड वेसल उस ब्लड को लेके वापस आ रही है उसको हम बोल रहे हैं इफरेंट आर्टरियोल। जब ये आ रही है ना, तो उस टाइम पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली जो हार्ट के थ्रू प्रेशर आ रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से ही ये जितना मटीरियल है वो यहाँ फिल्टर हो रहा है। इसके लिए सेल को कोई एनर्जी या एटीपी वगैरह स्पेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। अदर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स आर 1000 टाइम्स मोर परमेबल टू वाटर एंड अदर सल्यूट्स देन द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। बाकी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी परमेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा वाटर को मूवमेंट अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस मोस्टली इन द रीनल ट्यूब, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वेयर 99% ऑफ द फिल्टरेट इज प्रोड्यूस। यहाँ पे 99% फिल्टरेट जो है वो बना। इट रेफर्स टू द रिटर्न ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम फिल्टरेट इनटू द सर्कुलेशन। यहाँ से नेफ्रॉन से फिल्टरेट
निकल के, जो भी यूजफुल चीज़ें हैं वो निकल के कहाँ चली जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन में, जिसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं ये रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे। दिस इज एन एक्टिव एज वेल एज पैसिव प्रोसेस। इसमें से कुछ पार्ट में जो रीअब्सॉर्प्शन है वो पैसिवली हो रही होती है विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी, बट कुछ पार्ट में जो रीअब्सॉर्प्शन है वो एक्टिवली हो रही है, दैट इज बाय द स्पेंडिंग ऑफ एटीपी। Proximal convoluted tubule has where are where the majority of reabsorption takes place. The glucose in the filtrate is reabsorbed into the blood, most of which occurs into the PCT. Sodium potassium pump employs ATP actively transport most of the sodium cation where proximal convoluted tubule back into the circulation. देखो जो आयंस है, वाटर है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो वो जो होती हैं वो लिपिड प्रोटीन नेचर की होती हैं, तो वो आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर को सीधा पास करने नहीं देंगी। अगर किसी भी आयनिक सब्सटेंस को पास करना है तो उसके लिए वहाँ पे चैनल्स होंगे, गेटेड चैनल्स होंगे, और इन गेटेड चैनल्स को ओपन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए एटीपी स्पेंड करना ज़रूरी है। तो जो भी आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि दे आर बीइंग रीअब्जॉर्ब थ्रू गेटेड चैनल्स। अमीनो एसिड, विटामिन्स आर रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम पीसीटी। लूप ऑफ हेनले की बात करें, रिमेनिंग वाटर इज रीअब्जॉर्ब बाय द डिसेंडिंग लिम्ब। जब लिम्ब नीचे आ रही है तो यहाँ पे किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का। फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर रीअब्जॉर्ब, और जब ये लिम्ब असेंड कर रही है तब सोडियम और क्लोरीन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो वहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है केमिकल्स की जो अभी भी फिल्ट्रेट में रह गए हैं और जो कि रीअब्जॉर्ब बॉडी के लिए यूजफुल है, तो उनकी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, डीसीटी में। इट इज डिपेंडेंट ऑन द बॉडीज प्रेजेंट नीड हार्मोन सच एज एल्डोस्टेरोन रेगुलेटेड, ऑल्सो एल्डोस्टेरोन रेगुलेट्स द सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। देखो कितना मटीरियल बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब होना है, ये बॉडी के इनर नीड पे या इनर कंडीशन पे डिपेंड करता है। सपोज करो इफ अ पर्सन जो कि बहुत अच्छा खासा पानी पी रहा है तो उसकी बॉडी में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर का कंटेंट ओके है या ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है जो फास्टिंग में है, डिहाइड्रेशन में है, पानी कम पीता है, तो उसकी किडनीज में क्या होगा, नेफ्रॉन में जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी ऑलरेडी कम है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। लाइकवाइज आप सोचो सॉल्ट की कंडीशन में, सॉल्ट सोडियम वगैरह, अगर डाइट में सोडियम वगैरह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, लेकिन अगर बॉडी के अंदर सोडियम वगैरह जो है वो कम है या एक बैलेंस अमाउंट में है तो वो रीअब्जॉर्ब होंगे। तो कितना कंटेंट, कितने केमिकल्स रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, दैट डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम देयर कंडीशन टू कंडीशन। सिक्रीशन, लास्ट आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट इंटेल्स एडिंग सब्सटेंसेस टू द फिल्ट्रेट ऑब्टेन बाय द, देखो अब ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर ट्यूबुलर कंटेंट बढ़ रहा है। अब अभी तक अगर हम बात करें, ये था पीसीपी, यहाँ पे आ गई हमारी लूप ऑफ हेनले, और ये हो गया डीसीटी। इनसे चीज़ें रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रही हैं, तो दैट मीन्स जो फिल्टरेट का कंटेंट है इसके अंदर वो कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन एक ऐसा पार्ट है कि पास के जो ट्यूबुलर सेल्स होंगे उनमें, जैसे अभी ऑब्वियसली ना, अगर यहाँ से चीज़ें इधर रीअब्जॉर्ब हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम हाई टू लो और वट एवर, तो उसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, तो उसको हम रीअब्जॉर्प्शन ही सिक्रीशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ के जो सेल्स है वो कुछ कंटेंट पोर कर रहे हैं इसके अंदर, सो दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है जी। चलो इट एंटेल्स एडिंग सब्सटेंसेस टू द फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर सब्सटेंसेस और ऐड हो रहे हैं बाय द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, आसपास जो कैपिलरीज है उनके थ्रू। जैसे अगर मान लो ये नेफ्रॉन है, ठीक है, इसके आसपास कोई ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है जहाँ पे ये मटेरियल जो रीअब्सॉर्ब हो रहा है उसको भेज रहा है, तो वहाँ से वो भी कुछ सब्सटेंसेस जो हैं इधर ऐड कर रहे हैं जो मे बी उधर एक्सेस में, ठीक है। Any remaining nitrogenous waste, some medications, hydrogen ions are mainly material secreted to maintain the pH of the blood. Tubular cells secrete hydrogen ions, potassium ion and other ions into the filtrate. Filtrate के अंदर वो basically ions pour कर रहे हैं. As sodium is reabsorbed, potassium is reabsorbed. क्योंकि अब sodium और potassium reabsorb हो रहे हैं तो ionic balance को maintain करने के लिए उन्हें यहाँ से दूसरे ions को उधर shift करना पड़ेगा. The hormone aldosterone regulate potassium secretion. pH of the blood rises as hydrogen ions are released into the फिल्ट्रेट। जैसे जैसे जो हाइड्रोजन आयन है वो ब्लड से रिलीज होकर जा रही है फिल्ट्रेट में, तो जो ब्लड है वो कम एसिडिक होता जा रहा है, तो उसका जो पीएच है वो राइज हो रहा है, मतलब वो अल्कलाइन फॉर्म में जा रहा है। द सिक्रीशन ऑल्सो रिमूव यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम एंड सर्टेन मेडिसिन फ्रॉम द ब्लड, सो दस यूरिन इज द रिजल्ट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द कलेक्टिंग डक्ट। तो डीसीटी के बाद ये कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। सो दिस इज बेसिकली अ फ्लो चार्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। दिस इज द डायग्राम, डायग्राम तो बहुत 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 ज़रूरी है। अगेन दिस इज द डायग्राम जो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन से पार्ट में किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम इफ यू कैन डू इट। तो नेक्स्ट है व्हाट इज एजिंग, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप स्टडिंग, कंटिन्यू वॉचिंग एंड स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।